नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। इस वक्त की अहम खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक कोविड अपील की। आपसे बात करेंगे। दरअसल कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। देश भर में कल होगा कोविड टीकाकरण अभियान का ड्राई रन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ की बैठक। वैक्सीन रखने और वितरण से जुड़ी तैयारियों का लिया जायजा। अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति पद के लिए जो बाइडेन की जीत पर लगाई मुहर। 20 जनवरी को लेंगे शपथ। डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों की ओर से कैपिटल बिल्डिंग में हिंसा के बाद वॉशिंगटन डीसी में लगा कर्फ्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत वैश्विक नेताओं ने घटनाक्रम पर जताई चिंता। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में नए साल में लागू होगी नई औद्योगिक नीति। सरकार ने 28,400 करोड़ रुपए की केंद्रीय क्षेत्रीय योजनाओं को दी मंजूरी। प्रदेश में 4.5 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार। भारत में पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, देश के लिए आने वाला समय रहेगा और भी अच्छा। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी मदार खंड राष्ट्र को समर्पित। और 3 जुलाई को होगी जेईई एडवांस की परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया तारीखों का ऐलान। इस बार भी स्थगित रहेगी आईआईटी में दाखिले के लिए 75% अंकों की अनिवार्यता। देश भर में कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें दुनिया के सबसे बड़े कोविड टीकाकरण की तैयारी पर चर्चा की गई। ड्राई रन के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन खुद तमिलनाडु में उपस्थित रहेंगे। भारत देगा कोरोना महामारी को मात। जोरों पर टीकाकरण अभियान की तैयारियां। देश भर में चलाया जाएगा वैक्सीनेशन का ड्राई रन। शुक्रवार को 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड वैक्सीनेशन का ड्राई रन किया जाएगा। इससे पहले गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की। वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में राज्यों में कोविड वैक्सीन को रखने और वितरण से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि इससे पहले 4 राज्यों में किए गए ड्राई रन की समीक्षा और फीडबैक के आधार पर टीकाकरण अभियान से जुड़ी प्रक्रिया में कई सुधार किए गए हैं। एक एक्टिविटी सारा देश मिलकर कल एक साथ करने वाला है, देश के सभी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिसको हम ड्राई रन का नाम दे रहे हैं। हमने सबसे पहले 4 स्टेट्स में ये ड्राई रन किया था। उन 4 स्टेट्स के अंदर जो कुछ भी हमें फीडबैक्स मिले, वो सारे हमने फीडबैक्स को यहाँ कम से कम एक लगभग 150 पेज का एक गाइडलाइंस सारे देश को सर्कुलेट की गई हैं कोविड के वैक्सीनेशन के संदर्भ में। हमने उस फीडबैक के आधार पर उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स किए। भारत में कोरोना के खिलाफ कुल 30 वैक्सीन तैयार की जा रही हैं और इनमें 7 का क्लिनिकल ट्रायल जारी है, जबकि कोविशील्ड और कोवैक्सीन को सीमित आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। 30 जो है वैक्सीन के कैंडिडेट्स खाली भारत में हैं और इसमें से 7 वैक्सीन कैंडिडेट ऐसे हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के एडवांस फेजेस के अंदर है। 2 हमारी वैक्सीन जो है उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल गया है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीकाकरण अभियान के पहले चरण में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जाएगी। साथ ही 27 करोड़ ऐसे लोगों को टीका लगाया जाएगा जिनकी उम्र 50 साल से अधिक है या फिर 50 साल से कम उम्र के जो लोग अधिक बीमार हैं। पहले हमारे फेज में हमने जैसे हेल्थ केयर वर्कर्स, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, उसके बाद हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं और उन फ्रंट लाइन वर्कर्स में जैसे पुलिस के, सेंट्रल पुलिस के लोग, आर्म फोर्सेस के लोग, होम गार्ड्स के लोग, हमारे सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, डिजास्टर मैनेजमेंट से भी जुड़े हुए वॉलंटियर्स, जो हमारे रेवेन्यू वर्कर्स हैं जिन्होंने हमारे कंटेनमेंट और सर्विलेंस के अंदर एक्टिवली काम किया, प्रिजन स्टाफ और ये म्यूनिसिपल वर्कर्स, और फिर इसके अलावा जो हमारा जो फिर नेक्स्ट जो कैटेगरी है ये करीब 27 करोड़ जो लोग हैं, ये 50 साल से उम्र के लोग, जिसमें वो सब भी जिनको बीमारियां हैं और बाकी सब भी, और फिर 50 साल से कम के भी जिनको विशेष रूप से कोई भी कोमॉर्बिडिटीज हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने महाराष्ट्र, केरल और छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामलों में अचानक उछाल पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चेतावनी है कि हम एहतियाती उपायों को न भूलें और कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में सक्रिय मामले बढ़ने के बाद से केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इन राज्यों को पत्र लिखा है। इसमें कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाने के लिए कहा गया। साथ ही राज्यों को कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बनाए रखने की सलाह दी गई। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों में नमूनों की जांच में कमी आने का जिक्र करते हुए कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही सामूहिक प्रयास को कमजोर कर सकती है। उन्होंने इन राज्यों को टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति को आक्रामक तरीके से लागू करने के साथ साथ मास्क का उपयोग, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से करने को कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने राज्यों को महामारी के प्रबंधन के लिए सभी आवश्यक सहयोग का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को देश को समर्पित किया। उन्होंने 1.5 किलोमीटर लंबी डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन को भी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जिनके पास ये सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए चल रहे महायज्ञ ने आज एक नई गति हासिल की है। भारतीय रेलवे के नाम आज एक नया कीर्तिमान जुड़ा। दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे रेलवे को माल ढुलाई में काफी फायदा मिलेगा और एक बार में ज्यादा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार खंड राष्ट्र को समर्पित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस विशेष मालवाहक गलियारे को देश के लिए परिवर्तनकारी परियोजना के रूप में देखा जा रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर चाहे ईस्टर्न हो या वेस्टर्न, ये सिर्फ आधुनिक माल गाड़ियों के लिए आधुनिक रूट सिर्फ नहीं है, ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर देश के तेज विकास के कॉरिडोर भी है। ये कॉरिडोर देश के अलग अलग शहरों में नए ग्रोथ सेंटर और ग्रोथ पॉइंट के विकास का आधार भी बनेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये गलियारा अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक होगा और इससे क्षेत्र में निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के इस प्रोजेक्ट को 21वीं सदी में भारत के लिए गेम चेंजर के रूप में देखा जा रहा है। पिछले 5-6 वर्षों के कड़े परिश्रम के बाद आज इसका एक बड़ा हिस्सा हकीकत बन चुका है। जिस रास्ते में
मालगाड़ियों की औसत स्पीड सिर्फ 25 किलोमीटर की रही हो, वहां अब पहले से करीब करीब 3 गुना ज्यादा तेज मालगाड़ी चलने लगी है। भारत को पहले के मुकाबले विकास की यही स्पीड चाहिए और देश की ऐसी ही प्रगति चाहिए। साथियों, आज हरियाणा के न्यू अटेली से राजस्थान के न्यू किशनगढ़ के लिए पहली डबल स्टैक कंटेनर मालगाड़ी रवाना की गई है, यानी डिब्बे के ऊपर डिब्बे, वो भी 1.5 किलोमीटर लंबी मालगाड़ी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कोरोना वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि देश ने हाल में स्वदेश निर्मित 2 कोविड वैक्सीन को मंजूरी दी है, जो बताता है कि देश आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। भारत की अपनी वैक्सीन ने देशवासियों में नया आत्मविश्वास पैदा किया है। 2021 की शुरुआत के माहौल में आरंभ से ही भारत की ये तेजी आत्मनिर्भरता के लिए गति, ये सारी बातें देख करके, सुन करके कौन हिंदुस्तानी होगा, कौन मां भारती का लाल होगा, कौन मां भारत को प्रेम करने वाला व्यक्ति होगा जिसका माथा गर्व से ऊंचा न हो। पश्चिमी विशेष मालवाहक गलियारे का रेवाड़ी मदारखंड हरियाणा और राजस्थान में है। इस नवनिर्मित मालवाहक गलियारे के 9 स्टेशन हैं, जिनमें 3 जंक्शन न्यू रेवाड़ी, न्यू अटेली और न्यू फुलेरा हैं। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का रेवाड़ी मदारखंड राष्ट्रीय विकास की ओर एक नई पहल है। इस कॉरिडोर से किसान रेल के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि होगी और आयात के लिए परिवहन में तेजी मिलेगी। इससे आर्थिक इकोसिस्टम में भी बदलाव आएगा। ये गलियारा गुजरात में स्थित कांडला, पीपावाव, मुंद्रा और दाहेज बंदरगाहों से सामान की ढुलाई को भी आसान बना देगा। इस रेल खंड के शुरू हो जाने से देश के पश्चिमी और पूर्वी माल परिवहन गलियारे एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। पश्चिमी मालवाहक गलियारे पर चलने वाली मालगाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी, जबकि अभी इनकी रफ्तार 75 किलोमीटर प्रति घंटा है। रविंद्र सिंह शोराण, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्र शासित प्रदेश के लिए 28,400 करोड़ रुपए की औद्योगिक विकास योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नई औद्योगिक विकास योजना को मंजूरी दी है। अगले 18 सालों में औद्योगिक विकास नीति 2021 से जम्मू कश्मीर में नए निवेश, पर्याप्त विस्तार और मौजूदा उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। नई औद्योगिक नीति से एक ओर जहां प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी, तो वहीं 4.5 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसमें प्रमुख रूप से उत्पादन और सेवा क्षेत्र को अधिक लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। For the first time, any industrial incentive scheme is taking industrial development to the block level and will promote far-flung areas of Jammu and Kashmir. The scheme is from the period of date of notification up to the year 2037 with a total outlay of rupees 28,400 crores. Will encourage new investment, substantial expansion, and also nurture the existing industries in Jammu and Kashmir. Employment to more than 4.5 lakh, equitable, balanced, and sustainable socio-economic development of the region. उपराज्यपाल ने बताया कि पिछले 16 महीनों में जम्मू कश्मीर समृद्धि और आर्थिक सफलता की गारंटी के साथ नए अवसरों के एक क्षेत्र के रूप में उभरा है और इस ऐतिहासिक औद्योगिक पैकेज है से जम्मू कश्मीर में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार पैदा करने के साथ ही बाहरी निवेश का रास्ता खुलेगा। इससे कम 20,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा।
The scheme visualizes larger role of Union Territory of Jammu and Kashmir in Indian economy and development with substantial investment, and I guess it will be more than 20,000 crores. The scheme will optimize utilization of local strength of Jammu and Kashmir. I can proudly say that in the last 16 months, Jammu Kashmir Union Territory, the crown jewel of India, has been transformed into the land of opportunity with forward-looking policy to guarantee prosperity and economic success. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कैबिनेट की ओर से जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्रीय योजना को मंजूरी दिए जाने के फैसले का स्वागत किया। ट्वीट कर अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद और अलगाववाद से दूर कर वहां विकासवाद की शुरुआत की। 28,400 करोड़ रुपए की केंद्रीय क्षेत्रीय योजना का निर्णय नरेंद्र मोदी के दिल में जम्मू कश्मीर के लिए विशेष स्थान को दर्शाता है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दूरदर्शी नेतृत्व ही है जिसके परिणाम स्वरूप पहली बार कोई योजना औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर तक ले जा रही है। इससे घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बल मिलेगा और ब्लॉक स्तर तक रोजगार सृजन का मार्ग खुलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं। अमित शाह ने कहा कि ये योजना जम्मू कश्मीर के गृह, हस्तशिल्प, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए एक वरदान साबित होगी। इससे मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र की नई MSME इकाइयां लगेंगी और साथ ही मौजूदा इकाइयों के विस्तार को भी सहायता मिलेगी। सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता कल होगी। इससे पहले 4 जनवरी को कृषि कानूनों के महत्वपूर्ण मुद्दे पर केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच 7वें दौर की बातचीत हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उम्मीद जताई कि अगली बैठक में कोई सकारात्मक समाधान जरूर निकल आएगा। कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनकी समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। इससे पहले हुई बैठकों में 4 में से 2 मुद्दों पर ही सहमति बनी थी। और JEE एडवांस्ड परीक्षा 3 जुलाई को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज JEE एडवांस्ड परीक्षा 2021 की तारीख का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान हालात को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है ताकि स्टूडेंट्स को तैयारी के लिए पूरा समय मिले। इसके अलावा IIT में प्रवेश के लिए 75% अंकों की अनिवार्यता की जो शर्त थी उसे पिछली बार की तरह इस साल भी हटा लिया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने IIT में प्रवेश के लिए जरूरी योग्यता और नियमों के बारे में भी जानकारी दी। निर्णय लिया गया है कि जो JEE IIT में जो प्रवेश हेतु JEE एडवांस की परीक्षा पात्रता के लिए जो 75% का मानदंड था उसे हमने इस समय भी हटा दिया है ताकि आपको ये सुविधा मिल सके और प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं वो JEE एडवांस की परीक्षाओं में बैठ सकें और सफल हो सकें। ये परीक्षा आपको जैसे कि मालूम है कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और शीर्ष परीक्षा होती है ये देश की ऐसी। तो प्रमुख परीक्षाओं में, शीर्ष प्रमुख परीक्षाओं में जब आप सम्मिलित हो रहे हैं तो स्वाभाविक आपके मन में आएगा कि ये कब होनी है। तो ये 3 जुलाई 2021 को इसकी तिथि भी सुनिश्चित की गई है। आपके पास पूरा वक्त है, बहुत अच्छे तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और इस समय ये परीक्षा जो IIT खड़गपुर है वो आयोजित करेगा। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन बिल 2020 पर रिपोर्ट पेश करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति की समय अवधि को बढ़ा दिया है। यह अवधि 1 अप्रैल 2021 तक के लिए बढ़ाई गई है। यह विधेयक
देश में सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक को विनियमित करेगा, जिससे बाझ जोड़े ART की इस तकनीक से अपने गर्भ को धारण करने के लिए अधिक सुनिश्चित और आश्वस्त होंगे। विधेयक को 14 सितंबर 2020 में लोकसभा में पेश किया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को हरी झंडी मिलने के साथ ही नए संसद भवन के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में आवासन और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सरकार जल्द ही सेंट्रल विस्टा परियोजना और इससे जुड़े डिजाइन पर एक वेबसाइट शुरू करेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगस्त 2022 तक नया संसद भवन तैयार हो जाएगा। राज्यसभा टेलीविजन के साथ खास बातचीत में आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने बताया कि सेंट्रल विस्टा परियोजना में बेहतर तालमेल के लिए सरकार ने सभी संबंधित पक्षों के साथ व्यापक परामर्श किया है। उन्होंने ये भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद नए संसद भवन का निर्माण देशवासियों के लिए ऐतिहासिक अवसर होगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि नई संसद पुनर्विकास योजना से मजबूत लोकतंत्र के साथ साथ भविष्य के लिए ई-गवर्नेंस उपायों और तालमेल की झलक भी देखने को मिलेगी। The timeline is for the ceremony to take place in October 2022. I think it will be done well before August of 2022. आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि मौजूदा संसद भवन में भूकंप रोधी क्षमता कमी, आधुनिक अग्निशमन प्रणाली अभाव और विभिन्न कार्यालयों के लिए जगह की परेशानी है। इन वजहों से नए संसद भवन की जरूरत और प्रबल होती है। साथ ही कई सांसद भी आधुनिक इमारत की जरूरत बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा संसद भवन के उपयोग के बारे में दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारी निर्णय लेंगे। Light vents, have been closed. Seating has been there. The building is under strain, so you need to, and it's now in seismic zone 4, so you have to be careful. आवासन और शहरी कार्य मंत्री ने कहा कि संसद के लिए नए भवन का विचार नया नहीं है। संसदीय कर्मचारियों, सुरक्षा कर्मियों, मीडिया और विजिटर्स की संख्या और संसदीय गतिविधियों को देखते हुए पहले भी 2 पूर्व लोकसभा अध्यक्ष इसकी आवश्यकता बता चुके हैं। इसके अलावा संयुक्त सत्र के दौरान भी सेंट्रल हॉल खचाखच भरा होता है और कुछ सांसदों के बैठने के लिए अलग से कुर्सियां लगानी पड़ती हैं। नई संसद भवन के निर्माण से एफिशिएंट ग्रीन टेक्नोलॉजी और पर्यावरण के अनुकूल गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। भारत ने विश्व शक्तियों से अफ्रीकी राष्ट्रों की क्षेत्रीय पहचान को मान्यता देने और अफ्रीकन यूनियन को उनके खुद के सुरक्षा मुद्दों पर निर्णय लेने की छूट देने का अनुरोध किया है। भारत ने कहा कि अफ्रीकी देशों को अपनी औपनिवेशिक विरासत की वजह से समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं और वहां लोकतंत्र की मजबूती के लिए अस्थिरता से छुटकारा पाना जरूरी है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपने संबोधन के दौरान ये सुझाव दिया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला बुधवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आयोजित एक खुली बहस में बोल रहे थे, जिसका विषय था नाजुक स्थितियों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की चुनौतियां। ये बहस मूल रूप से अफ्रीका में संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों के संदर्भ में थी। The Security Council should remain respectful of the regional approach adopted by countries in collaboration with regional organizations to address common challenges. The African Union has a leadership role to play in consolidating peace and post-conflict reconstruction in Africa. The collaboration between the UN and the African Union and sub-regional organizations such as ECOWAS, ECCAS, SDAC and IGAD has yielded positive results. अफ्रीकी क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के भारतीय अनुभवों के आधार पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने एक महत्वपूर्ण सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को अफ्रीकी देशों में संघर्षग्रस्त क्षेत्रों में जमीन पर मौजूद रहने की आवश्यकता है, लेकिन हमेशा वहां से शांति सैनिकों के वापस आने की रणनीति भी तैयार होनी चाहिए, ताकि स्थानीय समुदाय प्रशासन और राजनीति को अपने हाथों में ले सके। The Security Council should remain respectful of the regional approach adopted by countries in collaboration with regional organizations to address common challenges. The African Union has a leadership role to play in consolidating peace and post-conflict reconstruction in Africa.
The collaboration between the UN and the African Union and sub-regional organizations such as ECOWAS, ECCAS, SDAC and IGAD has yielded positive results. भारत ने अफ्रीकी देशों की बिना किसी शर्त के सहायता करने की अपनी प्रतिबद्धता को भी दोहराया। अफ्रीकी देशों की संवेदनशीलता और विकास जरूरतों को भारत ने सबसे ज़्यादा गहराई से समझा है। इसीलिए भारत विकासशील देशों में सबसे पहले ऐसा देश था जिन्होंने अफ्रीका को टैक्स मुक्त और कोटा मुक्त भारतीय बाजार में प्रवेश की अनुमति दी। कोविड के समय में भी भारत अफ्रीकी देशों का विश्वस्त सहयोगी रहा और भारत के विकास प्रोजेक्ट अफ्रीका के कई देशों में बहुत पहले से चल रहे हैं। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन सुरेश के साथ दिल्ली से मैं अखिलेश सुमन। अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र में जो बाइडेन को देश का नया राष्ट्रपति और कमला हैरिस को उपराष्ट्रपति चुने जाने की औपचारिक घोषणा कर दी गई। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने देश के 2 राज्यों पेंसिल्वेनिया और एरिजोना में पड़े वोटों पर सभी आपत्तियों को खारिज करते हुए आज ये घोषणा की। अमेरिकी कांग्रेस के इस फैसले के बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हालांकि वो इस चुनाव नतीजे को नहीं मानते, लेकिन 20 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वर्तमान राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की ओर से राष्ट्रपति चुनाव के वोटों की गिनती पर आपत्ति जताई गई थी। अमेरिकी संसद से चुनाव नतीजों की मंजूरी मिलने से पहले डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर उस समय धावा बोल दिया जब संसद में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को चुनाव में विजेता प्रमाणित करने पर बहस हो रही थी। इस मामले में अब तक 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कैपिटल बिल्डिंग के आसपास के इलाकों में पुलिस अधिकारी तैनात हैं। वॉशिंगटन पुलिस ने यह कहा है कि कल रात डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों के कैपिटल बिल्डिंग पर हमले के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें पुलिस के कम से कम 14 जवान घायल हुए। हिंसा के बाद से वॉशिंगटन डीसी में कर्फ्यू लगा दिया गया है। अमेरिकी संसद कैपिटल पर हिंसा और प्रदर्शन की घटना पर कई देशों के नेताओं ने चिंता जताई है। कैपिटल हिंसा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जताते हुए कहा कि अमेरिका में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया को किसी गैर कानूनी विरोध के जरिए बिगड़ने नहीं दिया जा सकता। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस हिंसा की निंदा की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका पूरी दुनिया में लोकतंत्र की एक मिसाल रहा है, इसलिए ये जरूरी है कि सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से हो। और आगे आप देखिए, देश में बुजुर्ग जनसंख्या और स्वास्थ्य चुनौतियों पर हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आपसे अपील, कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं।